नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिगो से जुड़ी हुई एक खबर पर। एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे जो वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें जो है एयरपोर्ट्स पे लगी हुई है। सर्वर में दिक्कत की वजह से एयरपोर्ट पर बुकिंग और चेक इन के लिए इंडिगो के यात्रियों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। डिटेल्स क्या है, क्या वजह से ये जो यात्रियों को दिक्कत आ रही है, और कई सारे एयरपोर्ट से इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर जो यात्री है वो चेक इन के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, क्या है ये मामला, किस वजह से इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं उनको परेशानी देखनी पड़ रही है? ये इंडिगो की आज दोपहर को लगभग 12:30 बजे करीब एडवाइजरी आई, जिसमें ये बताया गया कि दिक्कतें आ रही हैं, सिस्टम आउटेज है। सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पूरे देश में कई एयरपोर्ट्स पे जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिली, जो दिक्कतें बुकिंग की वजह से की प्रॉब्लम आ रही है और चेक इन की प्रॉब्लम आ रही है। लगेज की प्रॉब्लम भी आ रही है, लगेज को टैगिंग को लेकर। सो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इंडिगो ने अब तक 2 एडवाइजरी इस पे जारी कर दी हैं। सॉल्यूशन इस पे अभी तक नहीं आ पाया है। सिस्टम की खराबी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस पूरी के लिए। हम आपको बता दें कि इंडिगो का लगभग 60% भारत के बाजार पे कब्जा है, और इसके चलते जो थोड़ी भी डिस्ट्रप्शन होती है, थोड़ी भी मुश्किलें आती हैं, वो बहुत बड़ी मुश्किलों में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए इंडिगो का ये प्रॉब्लम आया है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं सभी एयरलाइंस को लेकर, पर आज का जो प्रॉब्लम है वो खास तौर पर इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसको देखने में आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मार्केट शेयर अगर है तो पूरे देश में ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं इससे। मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य रीजन जो है, वो अभी तक सिस्टम आउटेज ही माना जा रहा है, सिस्टम की गड़बड़ी मानी जा रही है, और सोल्यूशन उसका अभी तक नहीं निकल पाया है, ऐसा इंडिगो का कहना है। धन्यवाद सुमित, डिटेल में जानकारी देने के लिए। सिस्टम आउटेज की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। आगे बढ़ते हैं, और आज जो है मुंबई को पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इसका उद्घाटन करेंगे। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अतुल सिंह। अतुल, आपसे यही समझना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और थोड़ी देर बाद जो है मुंबई को पहली जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, मेट्रो 3 लाइन का फेज 1 का उद्घाटन होगा, और ये मुंबईकर्स के लिए बड़ी सौगात होगी। तो चुनावों से ठीक पहले आप इसे किस तरह से देखते हैं, और इसके अलावा क्या क्या और सौगात जो आज के दौरे में महाराष्ट्र और मुंबई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और क्या माने कि अब जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, तो जो चुनाव जो है विधानसभा के, उसका ऐलान कभी भी हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहला सवाल ये कि इस जो दौरे हैं प्रधानमंत्री का आज खास तौर पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या है। राजनीतिक मायने के हिसाब से अगर देखें तो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव होने के बाद 8 अक्टूबर को ये माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद 8 अक्टूबर के बाद से 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी महाराष्ट्र के चुनाव के ऐलान डेट्स के हो सकते हैं, आचार संहिता लागू हो सकती है। तो ये एक तरह से माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री का आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आखिरी चुनावी जो है एक तरह से सभा है, जहां पर वो महाराष्ट्र की जनता को बड़े पैमाने पर एक सौगात दे रहे हैं। करीबन 56,000 करोड़ की अगर टोटल हम देखें तो सौगात पूरे महाराष्ट्र को मिल रही है। इस समय प्रधानमंत्री जो ठाणे में उनकी सभा है उसको संबोधित कर रहे हैं, जहां पर करीबन 32,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके शिलान्यास करेंगे, विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद मुंबई में करीबन बताया जा रहा है कि 6 बजे शाम को वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जहां पर लगभग पिछले 2 सालों से जो मुंबईकर बहुत लंबे समय से अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की केवल बातें सुना करते थे, उसके सफर का मजा लोगों को मिलेगा कल से, जब आज प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और खुद उस सफर का लुत्फ लेने के लिए वो सांता क्रूज से लेकर बीकेसी के बीच में सफर भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए विपक्ष के ऊपर भी एक प्रेशर बन गया है, जिसकी वजह से उनके तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा इतने शॉर्ट टाइम
में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्या कहीं उनको जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो नंबर्स ऑफ सीट थी उसमें काफी कमी हुई थी, एक बड़ी हार मिली थी महायुति को, उसको काउंटर करने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका क्या परिणाम होगा, वोट में कितना कन्वर्ट होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से पैन महाराष्ट्र का, आप समझ लीजिए आज सुबह 11 बजे की जो उनकी सभा हुई थी वाशिम में हुई थी, जो विदर्भ का नागपुर से करीबन 100 किलोमीटर एरिया में पड़ता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिला माना जाता है विदर्भ का। और विदर्भ जो है अगर पॉलिटिकली देखें तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, जहां पर 2014 से बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए थे। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें काफी ज्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ा। कांग्रेस ने एक तरह से कहें अपने किले पर वापस कब्जा कर लिया। तो आप वहां पे जो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का जो किसान निधि की जो थी वो 18वीं इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी। तो रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन है, सीधे हम चलते हैं और सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है, लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने, ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत टनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो मैं गिनता जाऊं तो लंबा समय निकल जाएगा। वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा। इनसे मुंबई और आसपास के शहरों में मुश्किलें कम होगी। यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे। साथियों, आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हुए कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो मुंबई का स्वरूप बदल रहे हैं और पिछले कई सालों में ढेर सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात जो मुंबई वासियों को दी गई है और आज एक और नई सौगात जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो 3, उसका फेज 1 आज से शुरू होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और
अगली खबर पर नजर डालते हैं। एनएससी ने ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट के गलत इस्तेमाल के मामले में सेबी के साथ 643 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया है। खबर की क्या है डिटेल्स और किस तरह से ये सेटलमेंट हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर? यह सेबी ने जो टैप मैटर है वहां पर सेटलमेंट का जो आदेश है वो दे दिया है, यानी कि सेटलमेंट मंजूर हो गया एनएससी ऑफिशियल्स के साथ। ये मामला था टेक्नोलॉजी एक्सेस पॉइंट का, यानी कि कुछ ब्रोकर्स जो एनएससी के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उनको अनफेयर एडवांटेज हो रहा था, ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, कम पैसे दे रहे थे। तो ये सारा अनफेयर एडवांटेज विसल ब्लोअर ने कंप्लेन किया था 2017 में और उसके बाद जांच शुरू हुई थी। यहां पर सेबी की जो जांच चल रही थी वो भी 3 सितंबर को उन्होंने बोला था कि वो जांच पूरी हो गई और अब जो क्योंकि सेटलमेंट आ गया है तो एक ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि जो आईपीओ का पैसेज होना है जिसके लिए एनएससी ने फ्रेश एप्लीकेशन दी है सेबी में, वहां पर कुछ एडवांटेज जरूर हो सकता है। ऐसा कि सूत्र बोल रहे हैं कि आगे जाकर हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब आईपीओ के अप्रूवल नहीं मिला था तो वहां पर एक कंसर्न जरूर लगाई जा रही थी कि ये जो कोलोकेशन मामला है, ये जो टैप का मामला है, यहां पर जो मार्केट रेगुलेटर है उसकी कंसर्न्स थी। बट अब ये सारी कंसर्न्स को दूर किया जा रहा है। 600 करोड़ से ज्यादा के जो भुगतान है उसके बाद सेटलमेंट का आदेश पारित हो गया है। अब देखना यह होगा कि एनएससी का आईपीओ कितनी जल्दी मार्केट रेगुलेटर अप्रूव करता है। बिल्कुल नजरें बने रहेगी कि मार्केट रेगुलेटर किस तरह से एनएससी का आईपीओ अप्रूव करता है। धन्यवाद अंकुर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्योहारी सीजन की, फेस्टिव सीजन की। फेस्टिव सीजन के शुरू होते ही देश में ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज है वो तेजी से बढ़ रहा है। डिमांड को पूरा करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अमेजॉन ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने भारतीय डाक विभाग के साथ करार किया है। और क्या है ये करार, इससे कस्टमर्स को क्या फायदा होगा, अमेजॉन की पहुंच किस तरह से बढ़ेगी, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी समीर। समीर, बताइए क्या है डिटेल्स? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग ने ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन इंडिया के साथ में करार किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। और ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ ताकि दोनों एक दूसरे की जो ताकतें हैं उसका इस्तेमाल कर पाएंगी और अपनी मौजूदा क्षमताओं में विस्तार कर पाएंगे। इस एग्रीमेंट में बड़ी बात यह है कि अमेजन इंडिया भारतीय डाक विभाग के देश भर में फैले करीब 1.5 लाख से ज़्यादा के जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनका इस्तेमाल कर पाएगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लास्ट माइल डिलीवरी उसको हासिल कर पाए। देश के जो सुदूर इलाके, देश के कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी को वो हासिल कर पाएगी। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग को ये फ़ायदा मिलेगा कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट अमेजन के पास में है उसका वो लाभ उठा पाएगी और जो उसकी मौजूदा रेवेन्यू अर्निंग है, जो कमाई की क्षमता है, उसमें भी वो विस्तार कर पाएगी। ये बात सही है कि बदलते वक्त के साथ में जो भारतीय डाक विभाग की जो भूमिका है उसमें भी बदलाव हुआ है। यही वजह है कि लॉजिस्टिक के नए पहलुओं पर इस वक्त डाक विभाग फोकस कर रहा है और ई कॉमर्स के लगातार होते विस्तार को देखते हुए अब डाक विभाग ने अमेजन के साथ में करार किया है। हालांकि ये करार पहली बार नहीं हुआ है, ये दरअसल एक तरीके का एक्सटेंशन है। 2013 में भी अमेजन इंडिया और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में ये इस तरीके की एग्रीमेंट साइनिंग हो चुकी है, लेकिन उसी में एक एक्सटेंशन करते हुए ये एमओयू साइन हुआ है। और अब दोनों ही यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट और अमेजन इंडिया एक दूसरे की जो प्लस पॉइंट है उसको यूज़ करेंगी और अपनी मौजूदा जो कैपेसिटी है उसको और आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद समीर ये तमाम डिटेल्स देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। आपका चहेता चैनल ईटी नाउ स्वदेश 3 साल का हो गया है। इस मौके पर समृद्धि समिट का आयोजन हुआ जिसमें इंडस्ट्री और बाजार के कई जाने माने दिग्गज शामिल हुए। इस आयोजन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन केवी कामत ने कहा कि भारत की इकोनॉमी में लंबे समय तक सुनहरा दौर जारी रहेगा। क्या अभी हम इंडियन इकोनॉमी के राइट साइड पे हैं कामत सर? क्या आपको लगता है कि ये जो इंडियन इकोनॉमी के हम कह रहे हैं कि द डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड, क्या ये सुनहरा पल चलता रहेगा? जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8% जो है हम अचीव कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ होएगा या नहीं देखने के लिए 2 चीज टेस्ट करना पड़ेगा। एक,
आपको ग्रोथ पाथ है क्या करके और कितना लंबा है। और मेरे हिसाब से हमारा पाथ जो है काफी लंबा है, जो अमृतकाल कहते हैं, 25 साल का ट्रैक जो है, क्योंकि इतना काम करने का है। तो एक तो वो है, दूसरा आपको ड्राइव है क्या, कंट्री को ड्राइव है क्या, जरूर वो भी ड्राइव है। तो ये दो अगर प्रेजेंट है, कंडीशंस प्रेजेंट हैं, तो आपका ग्रोथ रहेगा। शॉक्स आएंगे, जैसे एक्सटर्नल शॉक्स जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर द पाथ तो है वेरी क्लियर है। 8% सस्टेन ग्रोथ अचीवेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कामत साहब, हमने एक दूसरे फोरम पे आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि 7 से 8% की ग्रोथ तो बनी रहेगी, मगर 10% तक भी ग्रोथ जा सकती है, आपके ही शब्द से। तो क्या आने वाले समय में ग्रोथ और एक्सेलरेट हो सकती है? और आपने बताया फैक्टर्स आर एट प्ले, विच आर दोस फैक्टर्स एट प्ले मिस्टर कामत? की फैक्टर्स जो 8 से 10 तक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डिजिटल है, क्योंकि आई डोंट थिंक वी हैव फैक्टर्ड इन डिजिटल का जो इम्पैक्ट है वो फुल्ली फैक्टर इन नहीं हो गया और इमीडिएटली फैक्टर इन नहीं हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगले 4, 5, 7 बरस में डिजिटल विल किक इन एंड वो जो कंट्रीब्यूशन है टू ओवरऑल ग्रोथ विल बी सिग्निफिकेंट। तो उसको आपने जुड़ा तो जो 8 है अभी 10 तक होने का कोई डाउट नहीं है। और ये हिसाब से आप कंपाउंड कीजिए तो आपको पता पड़ेगा कि क्या रेट पे देश की तरक्की होगी। मिस्टर सर, व्हाट इज योर व्यू फॉर नेक्स्ट 5 years? आर वी इन फॉर एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ कर्व? So, Nikunj, let me put it this way, that I've been working since 1981. And in 43 years of working, I've never been as optimistic about the Indian economy as I am today. And I genuinely mean it. I see so much of interest in India from international investors, domestic investors. We are such an underpenetrated market. इतना penetration कम है इंडिया के अंदर। आप mortgages देखें, mortgages today are 11% of GDP. Retail credit is about 19% of GDP. जो इतना scope है growth के लिए, और if you look at our demographics, 2/3 of our population is below 35 years. And all these people are now in a stage where they are seeing what is available. Digital, as Mr. Kamath said, has helped tremendously in this process. And people are willing to borrow money, people are willing to spend money, people are willing to consume. And that is what is going to keep the economy growing. So the important thing for us is job creation. As long as we continue creating jobs successfully, to my mind, the economy will grow at upwards of 7% for donkey's years, long time. But there are external factors we must remember. We have war going on in Russia for 2 years. We have a war going on in the Middle East region for 1 year. These are not signs you've seen which give you comfort that external factors will not at some point of time have some impact on growth. समिट में कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह, HDFC AMC के नवनीत मुनोहत, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के स्वरूप मोहंती और क्वांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन भी शामिल हुए। इन सभी दिग्गजों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो ये दिग्गज है, उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में निवेशकों के नज़रिए में बदलाव हुआ है और अब जो लोग हैं वो वेल्थ क्रिएशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। युवा भारत की ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगती है और एक ऐसी बातें जो फिलहाल अच्छी नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में आपको यकीन है कि बहुत अच्छी हो जाएंगी। नहीं, मुझे तो ज्यादातर अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हर एक जनरेशन को लगता है अरे यार हम तो ऐसा करते थे, तुम ऐसा कैसे करते हो। मतलब जैसे हम मजाक में बोलते हैं प्रीवियस जनरेशन, अरे हम तो वो क्या लाइट भी नहीं थी उसके नीचे पड़े हैं एंड ऑल दैट। तो यू ऑलवेज काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन द नेक्स्ट जनरेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। हर जनरेशन पहले वाली जनरेशन से ज्यादा समझदार है। उन्होंने एक अलग दुनिया देखी है, उन्होंने एक अलग दुनिया देखी थी। और मुझे लगता है कि बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो जो निवेशक है आज, जो युवा निवेशक है, वो एंगेज होना चाहते हैं, वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं, वो ज्यादा उसको समझना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उनमें ज्यादा रिस्क एपेटाइट है। क्यों ज्यादा रिस्क एपेटाइट है? मुझे लगता है कि उनको लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है, इस देश का भविष्य उज्जवल है। हर युवा को लगता है कि अगर
कोई भी अगर कैपेसिटी है, अगर मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं मेहनत करूंगा तो ये देश में बहुत संभावना है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और कई बार मैं ऐसा बोलता हूँ कि आज जो छोटी सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, नीलेश भाई बोले थे हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं भारत के बारे में, तो पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? नीलेश भाई कई कारण बताएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक देश के अंदर एक सपोज आप उत्तर प्रदेश में कोई एक मिर्जापुर में एक छोटे से गांव के अंदर आज जो लड़की है 18-20 साल की, उसके अंदर जो आज एक एम्बिशन है, उसमें जो आज एक एस्पिरेशन है, वो जो अपने फोन पर दुनिया देख रही है और उसे लगता है कि मैं भी वहां पहुंच सकती हूँ। चाहे आप क्रिकेट टीम देखो, चाहे आप सिंगर्स देखो, आप बॉलीवुड में देखो या आप बिजनेस में देखो या कहीं पे भी, वो एस्पिरेशन, वो एम्बिशन, वो कुछ कर गुजरने की एक जो एक चाह है, वो मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है और वही शायद हमारे देश को आगे लेके जाएगी। अभी ठीक है, अभी सबको जल्दी पैसा बनाना है, सो कोई F&O ट्राई कर रहा है, कोई क्रिप्टो ट्राई कर रहा है, कोई तो गेमिंग पे ही, मैं और नीलेश भाई बात करते रहते हैं, 25 करोड़ लोग गेमिंग एप्स पे गेम्स खेल रहे हैं और अपना पैसा दाव वहां लगा रहे हैं। बट एक चीज इसमें अच्छी चीज ये है, हम सब इसकी बुराई भी कर देते हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी में एक परिवर्तन है, वो परिवर्तन है कि लोगों को धन कमाना है, लोगों को समृद्ध बनना है, लोगों को लग रहा है मेरे को ज्यादा रिस्क लेनी है, वो एक अच्छी बात है। अल्टीमेटली आएंगे हमारे पास ही म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा, आपके घरों में आप सबके बच्चे हैं, आपको भी बेटा है, आपको भी बिटिया है, अपने घर में क्या इस तरह के माइंडसेट शिफ्ट या इन्वेस्टमेंट को लेकर सोच में किसी भी तरह की तब्दीली या कोई नयापन कभी आपके सामने आया हो? So, they are financially far more aware today than हम लोग अपनी जनरेशन में थे। सेकंड, मतलब मेरी दोनों बेटी को इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है और दूसरी सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर। बट आर दे फाइनेंशियली लिटरेट? आंसर इज यस। कॉमर्स पढ़े बगैर वो फाइनेंशियली लिटरेट है। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज है इस जनरेशन का। पढ़ाई करके डिग्री लेके नॉलेज पाना वो उनके लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी नॉलेज है वो बगैर पढ़ाई बगैर डिग्री भी वो सीख लेते हैं। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज बताते हुए कि समाज के अंदर किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट को लेकर नज़रिया बदला है और वेल्थ क्रिएशन जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।